Good morning students, myself Dr. Harshita Rathod, असिस्टेंट प्रोफेसर साइकोलॉजी। आज हम साइकोलॉजी के जो मेथड्स हैं उनमें सबसे इम्पॉर्टेंट मेथड एक्सपेरिमेंटल मेथड की बात करेंगे। इससे पहले हम नॉन एक्सपेरिमेंटल मेथड्स पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने ऑब्जर्वेशनल मेथड यानी प्रेक्षण विधि, साक्षात्कार विधि यानी इंटरव्यू मेथड और आपका केस स्टडी मेथड या क्लिनिकल केस स्टडी मेथड, ये तीनों हम पढ़ चुके हैं। तो आज जो हम बात कर रहे हैं वो प्रयोगात्मक विधि मनोविज्ञान के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यही वह विधि है जिसके द्वारा मनोविज्ञान को एक विज्ञान का दर्जा मिला। एक्सपेरिमेंटल मेथड बहुत ही वैध और विश्वसनीय माना जाता है बाकी सभी मेथड्स में, और इसकी वजह से ही मनोविज्ञान को विज्ञान मानना संभव हो पाया। और इसकी जो शुरुआत थी वो सबसे पहले जर्मनी के जो कई प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे, वेबर, फैगनर, हेल्महोल्ट्ज़, वुंड इत्यादि ने अपने प्रयोगों के आधार पे की। एक्चुअली जब हम प्रयोग करते हैं तो प्रयोग बहुत ही कंट्रोल्ड परिस्थिति में किया जाता है, यानी नियंत्रित वातावरण में किया जाता है, और उससे जो रिज़ल्ट निकल कर आते हैं वे बहुत ही वैध और विश्वसनीय होते हैं। और उसी के आधार पे हम किसी विषय को विज्ञान मान सकते हैं, क्योंकि इसमें बड़ी सिस्टमैटिक तरीके से और बहुत ही नियंत्रित परिस्थिति में अध्ययन किया जाता है। तो इसका आप देखें, सबसे पहले 1879 में लिप्जिग विश्वविद्यालय में वुंड ने साइकोलॉजी की पहली लैब इस्टेब्लिश की थी, और जिसके द्वारा ही साइकोलॉजी फिलॉसफी से अलग होकर एज अ सब्जेक्ट अस्तित्व में आया था, इंडिविजुअल सब्जेक्ट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रयोग की महत्ता कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। आप जितने भी नेचुरल साइंस देखते हैं, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, सब की लैब होती है, और उनमें सब में वैज्ञानिक तरीके से प्रयोग के द्वारा चीज़ों की पुष्टि और सिद्ध किया जाता है। तो वैसे ही मनोविज्ञान में लैब का मतलब है नियंत्रित परिस्थिति में चरों के मध्य संबंध का अध्ययन कर पाना, जिसके द्वारा आपका प्रयोग जो है वो मनोविज्ञान को एक वैज्ञानिक आधार देता है। यह भी एक बहिर्दर्शन विधि या एक्सट्रोवर्ट जो मेथड है उसी का एक पार्ट है, क्योंकि इससे पहले हमने इंट्रोस्पेक्शन की हल्की सी बात की थी। जो मनोविज्ञान की आरंभिक विधि है इंट्रोस्पेक्शन यानी अंतर्दर्शन, वो एक अंतर्दर्शन विधि थी। ये बहिर्दर्शन विधि है, और इसके अंतर्गत नियंत्रित परिस्थितियाँ एक प्रयोगशाला में विकसित की जाती है, डेवलप की जाती है, और उन नियंत्रित परिस्थितियों में अध्ययन किया जाता है एक चर का प्रभाव दूसरे चर पे देखने के लिए, अथवा चरों का आपस में संबंध एक दूसरे पर देखने के लिए। प्रयोगशाला में सदैव ही एक प्रयोगकर्ता होता है जो एक्सपेरिमेंट ऑर्गेनाइज करता है पूरा। उसके अलावा सब्जेक्ट होते हैं। सब्जेक्ट मनोविज्ञान में उन पार्टिसिपेंट्स को कहा जाता है जो पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट में भाग लेते हैं। तो सब्जेक्ट होंगे, और उसके अलावा कई उपकरण होते हैं जिन्हें हम एपरेटस कहते हैं। वो कुछ टेस्ट भी हो सकते हैं, और कुछ एपरेटस जो होते हैं वो फिज़िकल एपरेटस भी होते हैं, जिनके आधार पर प्रयोग करके प्रयोगशाला में अध्ययन किया जाता है और विश्वसनीय और वैध निरीक्षण करके विश्वसनीय और वैध परिणाम ज्ञात किए जाते हैं। बेसिकली ऑब्जर्वेशन का ही ये एक पार्ट है, जहां हम ऑब्जर्वेशन मेथड या निरीक्षण में इतना कंट्रोल नहीं करते, इतना नियंत्रण नहीं करते। नेचुरल परिस्थिति में हम अध्ययन करते हैं, लेकिन इसमें हम जो निरीक्षण करते हैं वो प्रयोगात्मक परिस्थिति में होता है, जो कि काफ़ी नियंत्रण के साथ किया जाता है, और जिसमें पार्शियलिटी या पक्षपात की संभावनाएं कम होती है, और जो परिणाम प्राप्त होते हैं उनकी विश्वसनीयता, वैधता अधिक होती है। तो इसमें हम बात करेंगे, जो इसके स्टेप्स की अगर मैं बात करूं प्रयोगात्मक विधि की, तो इसके कुछ स्टेप्स हैं जो जनरली आपको पता होने चाहिए। जैसे सबसे पहले है समस्या। समस्या का यहाँ तात्पर्य है वो कोई भी स्टेटमेंट जिसके द्वारा आप दो या अधिक चरों के बीच संबंध ज्ञात करना चाहते हैं। अर्थात आपने किसी एक टॉपिक को लिया है जिसकी आपको सही जानकारी चाहिए, तो वो समस्या कहलाती है। और समस्या के लिए आप एक परिकल्पना का निर्माण करते हैं,
यानी हाइपोथेसिस। परिकल्पना बेसिकली एक एज्यूम्ड आंसर होता है समस्या का, या एक कल्पित उत्तर होता है समस्या का, जिसके बेसिस पे हमारे पूरे प्रयोग को एक डायरेक्शन मिलता है, एक दिशा मिलती है कि हमें किस तरफ कार्य करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम कहें कि प्रयासों का अधिगम पर क्या प्रभाव पड़ता है, हम ये देखना चाहें, प्रयास यानी ट्रायल का लर्निंग पे यानी अधिगम पे क्या प्रभाव पड़ता है, ये अगर हमारी समस्या है तो हम इसमें ये हाइपोथेसिस लेकर चल सकते हैं कि प्रयासों की संख्या जैसे जैसे बढ़ेगी अधिगम बढ़ेगा, प्रयासों की संख्या कम होने पर अधिगम कम होगा। तो ये एक काल्पनिक उत्तर हम लेकर चल रहे हैं, जिससे कि हमारे प्रयोग को एक पर्टिकुलर दिशा मिले। अदरवाइज़ आप प्रयोग के दौरान भटक जाएंगे कि आपको करना क्या है, आपको किस दिशा में जाना है। तो परिकल्पना एक काल्पनिक उत्तर, एक समस्या का हल हो सकती है, जिसके बेसिस पे आप अपने आगे की प्लानिंग करते हैं। उसके बाद बारी आती है परिवर्त्य या चरों की। चर का मतलब है वेरिएबल्स इंग्लिश में जिसे कहते हैं, और हिंदी में हम देखें तो चर का तात्पर्य है जो कोई भी गुण किसी भी व्यक्ति का, परिस्थिति का, वह गुण जिसमें कि परिवर्तन संभव हो और जो मापन योग्य हो। अर्थात चर वो कोई भी वेरिएबल, वो कोई भी गुण होगा, एट्रीब्यूट होगा जो कि चलायमान हो, वेरी करता हो और जिसका मेजरमेंट या मापन संभव हो। तो इस आधार पे आप देख सकते हैं कि वेरिएबल जेंडर हो सकता है, यानी कि मेल फीमेल। तो मेल फीमेल क्योंकि ये वेरी कर रहे हैं, और नेचुरल है कि इसका हम मेजरमेंट कर सकते हैं किसी एक्सपेरिमेंट में कितने मेल हमने लिए हैं, कितने फीमेल लिए हैं। हम अगर प्रयासों की संख्या की बात करें यानी नंबर ऑफ ट्रायल्स, तो वो भी एक वेरिएबल है क्योंकि हम उसे मेजर कर सकते हैं, और नंबर ऑफ ट्रायल्स वेरी कर सकता है, किसी को हम 10 ट्रायल दें, किसी को 15, किसी को 20। तो इस तरीके से, और उनके आधार पे हम अधिगम यानी जो लर्निंग है वो भी एक वेरिएबल है जिसका हम मेजरमेंट करेंगे कि लर्निंग व्यक्ति को कितनी होती है। अब ये हम एक्सपेरिमेंट चाहे तो हम साइकिल की लर्निंग पे कर सकते हैं, चाहे हम कोई कविता या वर्बल लर्निंग की बात कर सकते हैं, किसी को कोई चैप्टर या कोई एक पैराग्राफ दे दिया जाए या कोई एक कविता दे दी जाए तो कितने प्रयासों में उसका अधिगम कर पाएंगे। तो इस तरीके से वेरिएबल, अगर हम प्रयोग की बात करें तो प्रयोग में जनरली 3 तरीके के वेरिएबल्स काम में आते हैं। स्वतंत्र चर यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल, आश्रित चर यानी कि डिपेंडेंट वेरिएबल, और एक कहलाता है रिलेवेंट वेरिएबल यानी कि आपका संगत चर, या इसे हम कई बार प्रासंगिक चर भी नाम देते हैं। अब इन चरों का यदि हम देखें तो देखिए, सबसे पहला जो है स्वतंत्र चर। स्वतंत्र चर का तात्पर्य ये है कि वे चर, वे वेरिएबल्स, वे एट्रीब्यूट्स जिनमें मैनिपुलेशन यानी कि परिवर्तन करने का जो हक है या परिवर्तन करने की जो स्वतंत्रता है वो सिर्फ और सिर्फ प्रयोगकर्ता को होती है। प्रयोगकर्ता अपने अनुसार इन चरों में परिवर्तन कर सकता है और इनके प्रभाव का यानी स्वतंत्र चर के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है आश्रित चर पे। तो एक तरीके से स्वतंत्र चर वे कारक हो गए जो आश्रित चर को प्रभावित करते हैं, या इन्हें हम उद्दीपक भी बोल सकते हैं। तो इस तरीके से आप देखें, स्वतंत्र चर, उद्दीपक, या हम इसे कह सकते हैं कि वे चर जो आश्रित चर पर प्रभाव डालते हैं यानी कि कारक चर। तो कॉजल फैक्टर या स्टिमुलेशन, या हम इसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये तीनों नाम इसको दे सकते हैं। इसके बाद आता है आश्रित चर, अर्थात वे चर जिनके ऊपर स्वतंत्र चर का प्रभाव पड़ता है और व्यक्ति या प्रयोगकर्ता जिस प्रभाव का अध्ययन करता है, यानी कि इसे हम इफ़ेक्ट बोल सकते हैं। यानी कारक था हमारा स्वतंत्र चर और इफ़ेक्ट हो गया हमारा आश्रित चर। और आश्रित चर में परिवर्तन स्वतंत्र चर में परिवर्तन के आधार पर निर्भर करता है, इसीलिए इसे आश्रित बोलते हैं, क्योंकि ये डिपेंडेंट है इंडिपेंडेंट वेरिएबल के मैनिपुलेशन पे। उसमें कितना वेरिएशन करेंगे कि इसका प्रभाव उस आश्रित चर पे पड़ेगा, और इसे हम रिस्पॉन्स भी कहते हैं। अगर मैं अपने उदाहरण की बात करूं तो मैंने जैसे कहा कि आपके प्रयासों की संख्या का प्रभाव अधिगम पे कितना पड़ता है, यह यदि हम देखना चाहें तो प्रयासों की संख्या
आपका स्टिमुलेशन हो जाएगा यानी उद्दीपक हो जाएगा स्वतंत्र चर, और लर्निंग जो है वो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा आश्रित चर, जिसे हम रिस्पॉन्स भी कह सकते हैं। इन दोनों के बीच में होता है ऑर्गेनिज्म या प्राणी, या हम ये कह सकते हैं इन दोनों के बीच में होते हैं संगत चर। संगत चर प्राणी से संबंधित भी हो सकते हैं और वातावरण से संबंधित भी हो सकते हैं। वातावरण से संबंधित संगत चर यानी वातावरण में तापमान की मात्रा, वातावरण में नॉइज़ पॉल्यूशन की मात्रा। अगर हम किसी को कोई वर्बल लर्निंग करवाना चाह रहे हैं, कोई चैप्टर लर्न करवाना चाह रहे हैं, तो एक व्यक्ति को हम शांत कमरे में बैठाएं और एक को बहुत ज़्यादा साउंड वाले कमरे में बैठाएं, आवाज़ या नॉइज़ वाले कमरे में बैठाएं, तो नेचुरल है उनकी लर्निंग पे इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो एक तरीके से, और इसके अलावा प्राणी की स्वयं की विशेषताएं यानी उनकी एज, उनका जेंडर, उसकी सोशल इकोनॉमिक कंडीशन, उसकी मेंटल फिजिकल कंडीशन, ये सारे प्राणी से संबंधित यानी ऑर्गेनिज्म से संबंधित चर हो सकते हैं। परंतु प्राणी से संबंधित और वातावरण से संबंधित दोनों ही चर संगत चर कहलाते हैं। तो संगत चर बेसिकली स्वतंत्र चर के साथ मिलकर आश्रित चर पर प्रभाव डालते हैं, और हमें इन्हीं संगत चरों को नियंत्रित करना पड़ता है। इसीलिए प्रयोग एक नियंत्रित परिस्थिति में किया जाता है, यानी कि हम प्रयोगशाला में ऐसा वातावरण क्रिएट करते हैं जिसमें कि संगत चरों का प्रभाव कम से कम हो या नगण्य समान हो। तो आप इसमें अगर हम लर्निंग की बात करें अभी एग्जाम्पल की, तो लर्निंग में आप अगर किसी को कोई चैप्टर लर्न करवाना चाहते हैं, कोई कविता, तो आप 10 बच्चों पे अध्ययन करना चाह रहे हैं और आप देखना चाह रहे हैं कि प्रैक्टिस का कितना इफ़ेक्ट पड़ता है, तो आप किन्हीं बच्चों को 5 ट्रायल, किसी को 10, किसी को 15, किसी को 20, इस तरीके से ट्रायल अलग अलग दे सकते हैं। और आप संगत चरों को नियंत्रित करने के लिए उन्हें लाइट पानी की सुविधा एक जैसी दे सकते हैं। आप साउंड प्रूफ कमरा ले सकते हैं जिसमें सभी साउंड प्रूफ रूम में ही याद करें। आप उनकी फिजिकल मेंटल कंडीशन, सोशल इकोनॉमिक कंडीशन, इन सब को सिमिलर ले सकते हैं, और उसके आधार पे जब वो रिस्पांस देंगे, यानी कि 5 ट्रायल वाला कितना लर्न कर पाता है, 15 ट्रायल वाला कितना लर्न कर पाता है, उनकी जो लर्निंग है उस कैपेसिटी के आधार पे आप बता सकते हैं कि जैसे जैसे ट्रायल बढ़ेगी वैसे वैसे लर्निंग भी बढ़ रही है। तो ये चीज़ हमारी जो हाइपोथेसिस है, यानी कि जो हमने परिकल्पना एक बनाई थी, एक एज्यूम्ड आंसर बनाया था, उसको सिद्ध करती है। तो ये क्योंकि ये एक यूनिवर्सल फैक्ट है इसलिए मैं इस तरीके से बता रही हूँ। जनरली जब हम कोई नई समस्या लेते हैं तो उसके लिए इस तरीके के प्रयोग करके सिद्धांतों को स्थापित किया जाता है और उनका बार बार उनका प्रूव किया जाता है, उनकी वैधता को देखा जाता है। लेकिन क्योंकि ट्रायल और लर्निंग का जो ये कंसेप्ट है ये यूनिवर्सल फैक्ट है, इसके ऊपर कई एक्सपेरिमेंट ऑलरेडी हो चुके हैं और ये एक तरीके से अब एक ट्रुथ बन चुका है कि जैसे जैसे प्रैक्टिस बढ़ेगी, ट्रायल बढ़ेगी, वैसे वैसे लर्निंग भी बढ़ेगी। तो इसे हम किसी भी लैब में प्रूफ कर सकते हैं। तो जिस तरह हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के 1 मॉलिक्यूल के साथ पर्टिकुलर टेम्परेचर, पर्टिकुलर एयर प्रेशर पे अगर मिलते हैं तो वो वाटर बनाते हैं, तो जिस तरह लैब में हम पानी बना सकते हैं वैसे ही हम, हालांकि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है वाटर फॉर्मेशन, बट स्टिल ये जो फॉर्मूले के थ्रू जब बनाया जाता है तो वैसे ही हम साइकोलॉजी की जो थ्योरीज़ हैं उन्हें भी हम लैब में प्रूव कर सकते हैं। तो इस तरीके से प्रयोग विधि जो है वो साइकोलॉजी को एक वैज्ञानिक रूप प्रदान करती है कि हम जितने भी सिद्धांत, थ्योरीज़ हैं साइकोलॉजी की, उनको हम लैब में कोई भी व्यक्ति उसे समान परिस्थितियों में, नियंत्रित परिस्थितियों में सिद्ध कर सकता है। तो इस तरीके से ये प्रयोग एक वैज्ञानिक विधि का रूप है। और इसमें देखिए आगे का जो स्टेप है वो है प्रायोगिक अभिकल्प यानी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन। जब हमारे पास चर सारे हमारे क्लियर हो जाते हैं, वेरिएबल्स क्लियर हो जाते हैं, कौन सा स्वतंत्र है, कौन सा आश्रित है और कौन से संगत चर हैं जिन्हें हमें नियंत्रित करना है, तो फिर हम एक प्रायोगिक अभिकल्प यानी डिज़ाइन फॉर्म करते हैं कि हमें किस तरीके से जो हमारे आंकड़े हैं उनका संकलन करेंगे, प्रदत्तों को कलेक्ट करेंगे, उनका विश्लेषण किस सांख्यिकी विधि द्वारा किया जाएगा और किसके द्वारा हम किस तरीके से निष्कर्ष ज्ञात करेंगे। ये सारी प्रक्रिया हमारे प्रायोगिक अभिकल्प में आती है। अर्थात बेसिकली हम वास्तविक परिस्थिति में प्रयोग किस तरीके से करेंगे ये हम
चेक करते हैं और इसे प्रायोगिक अभिकल्प कहते हैं। ये एक तरीके की प्रक्रिया है जो प्रयोग करने के दौरान अपनाई जाती है और इसमें टू वे डिज़ाइन या मल्टी ग्रुप डिज़ाइन हो सकती है, यानी आप दो समूह की आपस में कंपैरिजन कर सकते हैं, मल्टी ग्रुप की आप आपस में कंपैरिजन कर सकते हैं। जैसे यदि लर्निंग का है, सिर्फ मैं दो ही समूह रखूं कि एक को प्रैक्टिस दूं और एक को प्रैक्टिस ना दूं और दोनों की लर्निंग चेक करूं, तो ये हो जाएगा मेरा टू ग्रुप डिज़ाइन। और अगर मैं मल्टी ग्रुप रखूं, जैसे मैंने आपको बताया कि एक ग्रुप को 5 ट्रायल्स दूं, एक को 10 दूं, एक को 15 दूं और एक ग्रुप को कोई भी ट्रायल ना दूं और उसके बेसिस पे मैं देखूं कि किसकी लर्निंग कितनी हो रही है। जिसको बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं दी है उसकी लर्निंग बहुत कमज़ोर होगी और जिसको सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस दी है उसकी लर्निंग काफ़ी हायर होगी। तो ये मेरी जो प्रायोगिक अभिकल्प है इस तरीके से डिसाइड किए जाते हैं। और उसके बाद जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है प्रयोग की प्रक्रिया, उसका ओरिजिनल प्रोसेस होता है, देन डेटा कलेक्शन और उसके ऊपर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस किया जाता है। और स्टैट्स में आप पढ़ेंगे, फर्स्ट ईयर आपके सेकेंड ईयर में स्टैटिस्टिक्स आएगी जिसमें आप पढ़ेंगे कौन कौन से स्टैटिस्टिकल मेथड्स हैं जिनके द्वारा हम एक एनालिसिस करते हैं, डेटा का एनालिसिस करके हम किसी कंक्लूजन तक पहुंच पाते हैं। तो ये सारी प्रक्रियाएं प्रयोग विधि के अंतर्गत होती है और उससे हम एक पर्टिकुलर निष्कर्ष तक पहुंचते हैं। उसी निष्कर्ष के आधार पर यदि वो कई जगह कई तरीके से लागू होता है तो फिर उस पर साइकोलॉजी के नए नए सिद्धांत निर्मित होते हैं और इन फ्यूचर उन सिद्धांतों पर फिर से उसे प्रूव करने के लिए कार्य किए जाते हैं। तो इस तरीके से प्रयोग विधि जो है वो मनोविज्ञान को एक विज्ञान का दर्जा देती है और इसके द्वारा प्रयोगशाला में प्रयोग करके इसके सिद्धांतों को सिद्ध किया जाता है। अब हम इसकी कुछ मेरिट्स डीमेरिट्स की यदि बात करें तो देखिए इसके मेरिट्स या जो उपयोगिता है वो क्या है। इसमें समय की बचत, हालांकि ये डिपेंड करता है कि आपका एक्सपेरिमेंट कितना लेंदी या कम है। अदरवाइज़ समय की बचत इस तरीके से हो सकती है कि आपको पर्टिकुलर लैब में ही वो कार्य करना है। ऑब्जर्वेशन में आपको किसी सिचुएशन में करना होता है तो आपको कई बार वेट भी करना पड़ता है कि वो सिचुएशन क्रिएट हो तो आप उसके ऊपर इफ़ेक्ट देख पाएँ। तो ऐसे में प्रयोगशाला में जब हम सिचुएशन क्रिएट करके कर लेते हैं तो समय की बचत होती है। इसके अलावा ये बहुत ही वैज्ञानिक और वस्तुनिष्ठ विधि है जिसके अंतर्गत वैध और विश्वसनीय रिजल्ट प्राप्त होते हैं और इसमें वैज्ञानिक रूप से तुलनात्मक अध्ययन आसानी से किया जा सकता है। ये एक प्रॉपर मेथड है जिसे हम साइंटिफिक मेथड कहते हैं, वो विधि है और इसके द्वारा हम कई जो चीज़ें हैं, कई परिस्थितियों को नियंत्रित करके विश्वसनीय रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इसकी कुछ समस्याएं भी है। देखिए, एक प्रयोगशाला के निर्माण में काफ़ी अधिक धन व्यय हो सकता है। इसी तरीके से जो बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं उनमें बहुत हाई लेवल की लैब्स चाहिए होती हैं, उनमें उसी तरीके के कंट्रोल्स करने के लिए कई इक्विपमेंट्स चाहिए होते हैं, तो इसमें काफ़ी धन खर्च हो सकता है। इसके अलावा इसमें क्योंकि कृत्रिम एक एनवायरनमेंट डेवलप किया जाता है तो कई बार इसके जो रिज़ल्ट हैं वो इतने सही नहीं आते। हालांकि उनमें आंतरिक वैधता तो बहुत होती है परंतु बाह्य वैधता, यानी कि अगर नेचुरल कंडीशन में वो सिचुएशन की जाए तो हो सकता है कि वो उतने क्लियर नहीं हो। जैसे लर्निंग का ही मैं बताऊं, यदि साइकिल लर्निंग आप लैब में करवाएंगे तो नेचुरल है वहाँ एक प्लेन प्लेटफॉर्म पे आप 5, 10, 15 ट्रायल देके बच्चे को लर्न करवाएं। लेकिन जब नेचुरल कंडीशन में आप सोचते हैं कि 15 ट्रायल में उसने साइकिल सीख ली, पर क्या वो नेचुरल परिस्थिति में रोड पे ट्रैफिक के साथ या पहाड़ों पे खड्डों में साइकिल चला पाएगा? ये यानी कि बाहरी वैधता इस प्रयोग की उतनी नहीं होगी। तो ये डिपेंड करता है। इसके अलावा इसमें कई ऐसे ह्यूमन बिहेवियर में बहुत से ऐसे बिहेवियर हैं जिन्हें हम लैब में क्रिएट नहीं कर सकते, जैसे एंगर है, ग्रुप बिहेवियर है, यानी भीड़ का व्यवहार अगर हम कह लें, या और किसी ग्रुप का। तो काफ़ी सारी चीज़ें हम लैब में क्रिएट नहीं कर सकते, वो नेचुरल परिस्थिति में ही हमें करनी होती है। तो ये एक इसकी लिमिटेशंस रहती है। इसके अलावा एक्सपेरिमेंटल बायस भी कई बार होते हैं। तो ये सारे कुछ इसके लिमिटेशंस हैं जिनको देखते हुए हमें डिसाइड करना पड़ता है। बेसिकली साइको में जितने भी आपने अब तक की विधियां पढ़ी है, हम सिचुएशन और किस तरीके का हमारा प्रॉब्लम है उसको देखते हुए हम विधि डिसाइड करते हैं कि हमें ऑब्जर्वेशनल मेथड करना है या इंटरव्यू या एक्सपेरिमेंटल मेथड। ये सारा उस पर डिपेंड करता है। तो इस तरीके से ये
प्रयोगात्मक विधि आप आई थिंक समझ चुके होंगे, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और मनोविज्ञान को विज्ञान का दर्जा दिलाती है। थैंक यू सो मच।